देख सकते हैं स्क्रीन पर आपके दिखाई दे रहा है जीएस वर्ल्ड का ये जो प्रोग्राम है यूपीपीसीएस प्री 2023 ये ओरिएंटेड प्रोग्राम है और जिसमें आप जुड़िए और इसका लाभ लीजिए। ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है और इसमें बहुत ही मेहनत से ये काम कराया जा रहा है। अगर आपको अपनी सफलता सुनिश्चित करना है आगामी प्री परीक्षा में, क्योंकि प्री ही आप पास करेंगे तो उसके बाद फिर मेंस और आगे के चरण में आप जाएंगे, तो आप इसको ज्वाइन करिए और आप इसका लाभ उठाइए। और आप देख सकते हैं स्क्रीन पर यहाँ कुछ कूपन भी आपको दिखाई दे रहा होगा, तो अगर आप इस कूपन का यूज़ करते हैं तो आपको 20% तक इस पर अतिरिक्त छूट भी प्राप्त होगी। और इसमें आप क्लासेस करिए और जो मटेरियल होगा वो आपके घर तक पहुँचाया जाएगा, ठीक है ना, आप घर भेजा जाएगा। तो चलिए हम लोग जो है, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग लक्ष्मी जी, गुलशन जी, हेम कुमारी जी, आ जाइए सभी लोग जुड़ जाइए, क्योंकि जितने जल्दी, नमस्कार पूनम जी, तो आ जाइए आप सभी लोग, जितने जल्दी आप सभी लोग आ जाएंगे उतने जल्दी ही हम लोग अपना ये आज का जो सेशन है उसको आगे बढ़ा पाएंगे। चलिए अंशिका जी आइए, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, नमस्कार, आ जाइए सभी लोग, आ जाइए ताकि हम लोग शुरू कर सकें। चलिए गुड इवनिंग लव यदुवंशी जी। चलिए तो शुरू करते हैं, आप लोग जुड़ते रहिएगा आप लोग, शुरू करते हैं कार्यक्रम। तो जैसा कि आपको पता है कि भारत के भूगोल में हम लोगों ने सामान्य जो भूगोल है भारत का उसको देखा, और उसके बाद भारत का भौतिक विभाजन जो कल की क्लासेस थी उसमें हम लोगों ने भारत के भौतिक विभाजन के संदर्भ में चर्चा की थी, और वो चर्चा अभी चल ही रही है, अभी काफ़ी कुछ उसमें चर्चा करना बाकी है। तो कल हम लोग हिमालय के निर्माण के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है ना। हम लोगों ने देखा था कि कैसे किस प्रकार से जब दो प्लेटें, एक इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट का आपस में टक्कर होता है तो उसके दोनों के बीच में जो टेथिस सागर का जो मलबा या अवसाद था उसमें संपीड़न बल उत्पन्न होने से मोड़दार वलित पर्वत या मोड़दार या वलित पर्वतों की उत्पत्ति हुई। और हमने आपको बताया था कि ये मोड़दार पर्वत जो है भारत में, जिसको आप हिमालय देखते हैं, ये टर्शियरी काल में, और इसमें भी हमने आपको बताया था कि अलग अलग समय में ग्रेटर हिमालय को हम लोगों ने चर्चा किया, अभी चर्चा कर ही रहे हैं कि टर्शियरी काल में ही ये ओलिगोसीन काल में कंप्लीट हुआ, जबकि मिडिल हिमालय को हम लोगों ने कहा था कि मायोसीन काल में ये क्लियर हुआ, कंप्लीट हुआ, और प्लायोसीन के अंत तक शिवालिक का निर्माण, जो शिवालिक या जो सबसे बाह्य हिमालय है उसका जो है निर्माण पूरा हुआ। तो चलिए आप लोग तेजी से जुड़ रहे हैं, तो आइए, ठीक है, चलिए आइए, तो आ जाइए आप जो है। बाकी जो भी और जानकारी आपको चाहिए वो संस्थान से आप नंबर दिया हुआ है, आप फ़ोन नंबर है उसमें आप जो देखकर संस्थान से आप बात कर सकते हैं, ठीक है ना। आइए चलिए तो चलते हैं हम लोग। जैसा कि मैंने कहा कि कल हम लोग चर्चा कर रहे थे हिमालय पे, ठीक है, तो आइए वहीं से चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। ग्रेटर हिमालय की बात हम लोगों ने की थी, तो हम लोगों ने ग्रेटर हिमालय की बात की थी, उसमें हमने आपको बताया था कि ये जो है, ठीक है, नंगा पर्वत से नामचा बरवा, हमने कहा था कि ये नंगा पर्वत जो आप देख रहे हैं, नंगा पर्वत, ठीक है, लेह लद्दाख जो है उसमें नंगा पर्वत से लेकर कहाँ तक, यहाँ ये जो है आपका नामचा बरवा यहाँ तक क्या है, ये फैला हुआ है। हमने कहा, आपको बताया था कि पूरब पश्चिम जो है लगभग 2500 किलोमीटर की लंबाई में, ठीक है, लगभग 2500 किलोमीटर की लंबाई में फैला है। ये कॉन्टिन्यूअस है, कल इस पर चर्चा हुई थी, हमने बताया था ये कॉन्टिन्यूअस है, सतत है। चूंकि सबसे पहले इसी का निर्माण हुआ था टर्शियरी काल में, ओलिगोसीन तक इसका निर्माण पूरा हो गया था। टर्शियरी काल का विभाजन आप पढ़ेंगे तो उसमें पैलियोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन और प्लायोसीन है, तो उसमें ओलिगोसीन तक इसका निर्माण पूरा हो चुका था, ठीक है। और इसमें ये कॉन्टिन्यूअस सतत है, ठीक है, जो जगह जगह कुछ दर्रों से केवल विभाजित है, बाकी क्या है, सतत है। और मैंने कल आपको बताया था कि जो ग्रेटर हिमालय है, जो महान हिमालय, ग्रेटर हिमालय, कल हम लोगों ने इसी को हिमाद्री भी कहा था, इसी को हिमाद्री का नाम भी दिया था। तो जाहिर सी बात है
हिमाद्री भी चूंकि इतनी ऊंचाई है, औसत ऊंचाई हमने कितना कहा था, औसत ऊंचाई हमने कहा था 6100 मीटर के आसपास है, औसत ऊंचाई 6100 मीटर है। हाइट ज़्यादा है, हाइट क्या है, ज़्यादा है। इसके इधर आप देखेंगे कि यहाँ जो पूर्वी भाग है इसमें जैसे आप जानते हैं माउंट एवरेस्ट जो नेपाल में है 8800, ठीक है, 48 या अभी वर्तमान में कहते हैं कि 8850 मीटर की इसकी हाइट है, वो इसी में है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और उसके बाद आप देखिए कंचनजंगा जो लगभग 8586 मीटर की हाइट है, ठीक है, 8586 मीटर की लगभग हाइट है कंचनजंगा जो आपके सिक्किम में है। वैसे तो आपको पता है कि आगे भी देखेंगे कि भारत में आप जानते हैं कि जो माउंट केटू है गाडविन ऑस्टिन काराकोरम में है। आगे देखेंगे काराकोरम, चूंकि काराकोरम किसका भाग है, काराकोरम पार हिमालय या ट्रांस हिमालय का भाग है, तो वैसे उसकी सबसे ऊंची 8611 मीटर काराकोरम में केटू है, गाडविन ऑस्टिन जिसको कहते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि वास्तव में वो पीओके का भाग है, अभी पीओके के कब्जे में है कह लीजिए। तो अभी जो भारत के अंतर्गत है उसमें आप देखिए जो 8586 मीटर की यानी दूसरी प्रमुख हाइट कह लीजिए, ठीक है। अगर आप देखें तो इस क्षेत्र में एवरेस्ट के बाद दूसरी हाइट इसी की है, तो कंचनजंगा वो भारत के अंतर्गत आती है, ठीक है, ये है। और बाकी आप बात करें तो लगभग 8485 मीटर की हाइट माउंट मकालू है, ठीक, वो हालांकि नेपाल के अंतर्गत आता है। तो कल भी हमने आपको बताया था कि ये ग्रेटर हिमालय कॉन्टिन्यूअस सतत है, औसत ऊंचाई लगभग 6100 मीटर है। हमने बताया था कि इसकी औसत चौड़ाई जो है, औसत चौड़ाई हमने बताया था लगभग 25 किलोमीटर है। जाहिर सी बात है ऊंचाई ज़्यादा है, दबाव की वजह से क्या है, चौड़ाई क्या है, कम है इसकी। और ये जो है इस पर कई सारे महत्वपूर्ण क्या है, ग्लेशियर, इस पर क्या है, महत्वपूर्ण ग्लेशियर हैं, ठीक। इसीलिए इसको क्या है, इसको आप देखेंगे कि क्या कहा जाता है, हिमाद्री का नाम दिया जाता है, ठीक है। आगे हम लोग ग्लेशियर को अलग अलग देखेंगे तो उसमें बात भी करेंगे। जैसे अभी आप देखिए कि खासकर जब आप उत्तराखंड की बात करते हैं तो कई महत्वपूर्ण ग्लेशियर, ठीक है, आप बात करते हैं गंगोत्री की, यमुनोत्री की, बद्रीनाथ, केदारनाथ, कई सारे आप देखिए क्षेत्रों में महत्वपूर्ण जो ग्लेशियर रीजन जहाँ से कई सारी नदियाँ आती हैं। आगे देखेंगे दो नदियाँ उत्तराखंड में जो पंचप्रयाग का निर्माण करती हैं, तो उसको नदियों के सेक्शन में देखेंगे। लेकिन वो नदियाँ क्या है, अधिकतर आप देखें ग्लेशियरों से निकल कर, ग्लेशियर या हिमनदों से निकल कर आती हैं। और हमने कल भी बताया था कि हिमालयी क्षेत्र जो है, चूँकि हिमाद्री या कह रहे हैं या आप कह रहे हैं कि बर्फ़ जो है, आइस, यहाँ ऊंचाई पर जाने पर तापमान में कमी आती है और इस वजह से क्या है, यहाँ ग्लेशियरों का निर्माण होता है। तो यहाँ से निकलने वाली जो नदियाँ हैं वो क्या हैं, सदा नीरा हैं। भारत के खासकर जब आप उत्तर भारत की नदियों के बारे में पढ़ेंगे तो देखेंगे कि अधिकतर नदियाँ जो सदा नीरा हैं वो वर्षा की जो प्राप्ति, वर्षा से जो जल की प्राप्ति है उसके अतिरिक्त वो ग्लेशियर से क्या है, निरंतर जल की प्राप्ति उनको होती है, जिसका बहुत सारा रोल है सिंचाई में, ठीक है, कृषि, सिंचाई, इन सब सारी चीज़ों में बहुत रोल है। तो उसके लिए क्या है, काफ़ी जो है इंपॉर्टेंट है, उन चीज़ों को आप समझिएगा। चलिए ठीक है, सब लोग जुड़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। सभी को गुड इवनिंग, जुड़ते रहिए आप और सुनते रहिए, ठीक है। चलिए, हाँ, पामीर की गांठ क्या है, हिंदू कुश क्या है, वो भी बताएंगे, आप अभी फिक्र मत करिए, उसकी बात करेंगे। तो चलिए, तो ये एरिया हमने कहा आपका जो है महान हिमालय, इसमें इसकी औसत ऊंचाई है वो करीब 6100 मीटर है। हमने कहा औसत चौड़ाई आप देखिए करीब 25 किलोमीटर है। और उसमें पूर्वी भाग में दुनिया की सबसे प्रमुख चोटियों में से एक आपने देखा, कई सारी चोटियाँ, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, माउंट मकालू, ये कई सारे क्या है इसमें आपको पाएंगे। आपको कारण भी बताया था, इधर की तरफ पूर्वी भाग में जो इंडियन प्लेट का क्या है, इंडियन प्लेट का दबाव पड़ा था, हमने बताया था एंटी क्लॉकवाइज जो है तेजी से इधर टकराई थी, इसी वजह से इधर क्या है, इधर ऊंचाई, हाइट क्या है, ज़्यादा है। चलिए, तो अब इसमें आप देखें कि ये जो ग्रेटर हिमालय है, ये जो ग्रेटर हिमालय है, ये ग्रेटर हिमालय इधर से उत्तर में आप कहिए, ग्रेटर हिमालय या हिमालय कहिए, उत्तर में जो आप उत्तर देख रहे हैं वो एक जोन से अलग है जिसको सिंधु सांगपो सचर जोन कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, सिंधु सांगपो सचर जोन यानी हिमालय जो है, ग्रेटर हिमालय जो है वो तिब्बत के पठार से सिंधु सांगपो सचर जोन से क्या है, अलग होता है। क्या है ये, इसको समझिएगा। सिंधु इंडस सांगपो सचर जोन या सचर क्षेत्र। देखिए, अगर एक मैप बनाएं, आपको थोड़ा सा समझाना चाहेंगे, आप यहां देखें, इसको आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे।
देखिए जैसे एक मैप के माध्यम से इसको आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। अब आप देखिए, ये देखिए क्या है, ये आपका देखिए तिब्बत पठार, ये अब उठा हुआ भाग है तिब्बत पठार, तिब्बत पठार। देखिएगा तिब्बत पठार, हमने कहा ये जो देखिए ग्रेटर हिमालय है, ये मिडिल हिमालय है, ये शिवालिक। ये जो देख रहे हैं आप, ये ग्रेटर हिमालय है, इसको हम शॉर्ट में ग्रेटर हिमालय जीएच लिख रहे हैं। ये आपका जो है मिडिल हिमालय, मिडिल हिमालय, और ये क्या है आपका शिवालिक, शिवालिक, ये शिवालिक है। शिवालिक या बाह्य हिमालय। अब देखिए आप, ये हमने अभी को ग्रेटर हिमालय अभी समझाया। हमने कहा जो हिमाद्री या ग्रेटर हिमालय है, सबसे ऊंची श्रृंखला है, उसको हमने बताया। ये जो है उत्तर से, हमने क्या कहा कि उत्तर में ये हमने कहा कि एक आपको जोन बताया। ये देखिए, ये तिब्बत के पठार से ये जो आप रेखा देख रहे हैं, ये फॉल्ट लाइन, एक भ्रंश कह लीजिए, एक भ्रंश रेखा है, एक भ्रंश रेखा है, एक फॉल्ट लाइन कहिए तो इसी को बोलते हैं। इसी से ये इसका नाम आपका है सिंधु इंडो सांगपो सचर जोन, तो इसी को कहते हैं सिंधु सांगपो सचर क्षेत्र। अब आप देखिए, जैसा कि आपने देखा था कि जो तिब्बत का पठार है, यानी ग्रेटर हिमालय के उत्तर में जो तिब्बत का पठार है, आप देख रहे हैं वहां मान सरोवर, यानी जो कैलाश श्रेणी के आसपास आप देख रहे हैं कैलाश श्रेणी। आगे देखेंगे कैलाश श्रेणी 3 महत्वपूर्ण पूर्ववर्ती नदियों का क्या है, उद्गम स्थान है। पूर्ववर्ती नदियां आप जानते हैं क्या हैं, जो हिमालयी जो या कह लीजिए पर्वतीय उत्थान से पहले जिनका अस्तित्व रहा हो, और वो क्या है लगातार क्या है, आप देखिए कि श्रृंखलाएं उठती गई और उनको काटकर उन्होंने अपना रास्ता क्या है पहले जैसा पूर्ववत रखा था, पूर्ववर्ती कहलाती। जैसे आप देखें कैलाश जो श्रेणी है, जो कि पार हिमालय का हिस्सा माना जाता है तिब्बत के पठार पर, तो वहां से आप जानते हैं एक जो है सिंधु नदी, इंडस नदी निकलकर उत्तर पश्चिम दिशा में बहते हुए लेह लद्दाख में देखिए प्रवेश करती है। उसके बाद एक देखिए कि जो है पूरब दिशा में काफ़ी लंबी दूरी तय करती है, क्या है आपकी वो सांगपो, या उसी को आप जो है आगे चलकर ब्रह्मपुत्र भारत में कहते हैं। और एक सतलज जो है निकलकर वहाँ से हिमाचल में प्रवेश करते हुए पंजाब में जाती है, और उसके बाद फिर आगे पाकिस्तान में जाती है। तो आप देखें उसी एक सिंधु का जो फॉल्ट जोन है, यानी सिंधु जो है, और दूसरा हमने कहा एक तरफ आप देखिए क्या है जो सांगपो, 2 नदियों के जो है भ्रंश से संबंधित जो रेखा है, उसी को आप कह लीजिए क्या है सिंधु सांगपो सचर जोन। क्या बोलेंगे उसको, सिंधु सांगपो सचर जोन या सचर क्षेत्र। तो यही क्या है, यही रेखा किससे, ये आपको हिमालय जो आप देख रहे हैं, हिमालय, इस ग्रेटर हिमालय को क्या है इससे अलग करती है। ये तिब्बत का पठार आप जान रहे हैं कि सामान्य भूमि से उसके आसपास से जो है लगभग 4000 मीटर तक क्या है, ज़्यादा 4000 मीटर से ज़्यादा ऊंचा उठा हुआ है, और एक कठोर संरचना है, ठीक है, ग्रेनाइटिक नीच संरचना है, कठोरतम चट्टानों से क्या है निर्मित हुआ है। क्यों इतना ऊंचा उठा, उसको भी आगे हम लोग बात करेंगे, उसके चर्चा क्या, उसके नीचे क्या है मैग्मा। इंडियन प्लेट जब नीचे की तरफ गई, यूरेशियन प्लेट में जब नीचे की तरफ, दूसरी तरफ, जैसे यूरेशियन प्लेट है, इंडियन प्लेट आई, और इंडियन प्लेट जब सबडक्ट हुई, प्लेट टेक्टोनिक में अगर आपने कुछ थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, नहीं तो आगे पढ़ेंगे कि 2 प्लेट्स जब आपस में करीब आती हैं, प्लेट मैंने आपको कल भी बताया था कि पूरा अगर आप पूरी पृथ्वी को देखें तो पृथ्वी से एकदम सतह से ऊपर जहां आप खड़े हैं चलते चले जाइए, तो कह लीजिए कुल 100 किलोमीटर की मोटाई वाला जो क्षेत्र है, जो कि एक हार्ड, एक रिजिड, बहुत ही कठोर भाग है, उसी को हम प्लेट्स कहते हैं, ठीक। और वो पपड़ी जैसे होती है ना, वैसे कई भागों में डिवाइड है, तो कुछ बड़े हैं कुछ छोटे हैं, ठीक है। वो महासागर और महाद्वीप दोनों से निर्मित हो सकते हैं,
या खाली महासागर से निर्मित हो सकते हैं या खाली महाद्वीप से भी निर्मित हो सकते हैं, लेकिन अधिकतर भागों में आप देखिए दोनों क्या है, मिले हुए हैं, ठीक है ना। तो वो उसी में आप देखिए कि हमने कहा जब इंडियन प्लेट, कल भी बताया था, इंडियन प्लेट जब आई और यूरेशियन प्लेट, इधर यूरेशियन प्लेट उत्तर की तरफ, इंडियन प्लेट इधर से दक्षिण से आई, उत्तर पूर्व दिशा से। और जब ये हमने आपको बताया कि टर्शियरी काल में जब हिमालय का निर्माण हुआ इसी टकराने से, तो टकराने के बाद ये क्या है, अंदर, इसको सबडक्शन कहते हैं, क्षेपण। आप देखिए इंडियन प्लेट क्या है, गति तीव्र थी इसकी, छोटी प्लेट है यूरेशियन की तुलना में और गति तीव्र है, ये नीचे की तरफ जाएगी। तो ये जब क्षेपित हुई तो उसी से जो नीचे जाकर प्लेट गहराई में क्या है, दाब और ताप बढ़ने से पिघलता है, प्लेट पिघलता है, तो वो क्या है, मैग्मा ऊपर की तरफ उठता है। ये सारी प्रक्रिया आप प्लेट टेक्टोनिक में विस्तार से समझेंगे, लेकिन आपको ये बता रहे हैं कि जब ये ऊपर उठा तो यही जो तिब्बत पठार आप देखें, जैसे मान लीजिए अगर यहाँ से ये इंटर हुआ, ये प्लेट नीचे की तरफ गई, तो यहाँ से जब ये मैग्मा ऊपर उठा तो मैग्मा ऊपर उठकर क्या हुआ, इस तिब्बत पठार को तोड़कर बाहर पूरा नहीं निकल पाया, क्योंकि बहुत कठोर भाग था, बहुत मोटा क्षेत्र है, ये प्लेट बहुत मोटा प्लेट है, कठोर चट्टाने हैं। और दूसरी बात है, आगे आपको बताएंगे कि जो ये प्लेट है यूरेशियन और इंडियन प्लेट, चूंकि ये दोनों कह लीजिए आप क्या है, दोनों नेचर में एक जैसी हैं, कॉन्टिनेंटल प्लेट हैं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा सबडक्शन भी नहीं हुआ। तो मैग्मा का निर्माण जैसे सामान्य तौर पर, और आपको जब प्लेट टेक्टोनिक बताएंगे तो बताएंगे कि मैग्मा का निर्माण जब टू डिफरेंट प्लेट्स जब आपस में टकराती हैं तो उसमें नीचे सबडक्शन जब पर्याप्त होता है, गहराई में क्षेपण ज़्यादा होता है, सबडक्शन मतलब गहराई में क्षेपण ज़्यादा होता है, तो मैग्मा का निर्माण बहुत होता है। तो एक तो आप देखें कि यहाँ मैग्मा का निर्माण कम हुआ, क्षेपण कम हुआ, और दूसरे जो क्षेपण हुआ और मैग्मा बना भी, तो हमने कहा ये तोड़कर निकलना चाहा, लेकिन तिब्बत के पठार को पूरी तरह से क्या है, तोड़कर निकल नहीं पाया, लेकिन उससे क्या हुआ, ऊपर उठा दिया उसने, ठीक है ना। तो इसी को अंग्रेजी में क्रस्टल डबलिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रस्टल डबलिंग, यानी जो क्रस्ट है, ठीक है, भूपर्पटी का भाग है, नीचे से क्या हुआ, उसकी मोटाई काफ़ी बढ़ गई वहाँ। और ये हमने कहा सामान्य से लगभग 4000 मीटर तक, आप देखिए इस क्या है, 4000 मीटर तक ये ऊपर उठा हुआ है। और आगे आप पढ़ेंगे कि मॉनसून में इस तिब्बत के पठार का बहुत महत्वपूर्ण भाग रोल है, बहुत महत्वपूर्ण क्या है, रोल है, क्योंकि जितना ये गर्म होगा, लो प्रेशर बनेगा, उतना भारतीय मानसून के लिए बेहतर रहेगा। कैसे, उसकी प्रक्रिया अलग है, अभी दूसरा कुछ पढ़ रहे हैं, लेकिन चीज़ें जुड़ेंगी। तो चलिए, तो ये तिब्बत का पठार है, कठोर है, आप प्री के लिए समझिएगा, ग्रेनाइटिक नीच संरचना है, बहुत कठोर है, ठीक। इसकी ऊंचाई मैंने कहा सामान्य आसपास की भूमि से लगभग 4000 मीटर तक ऊंचा उठा हुआ है। अब ये ग्रेटर हिमालय जो हम लोग पढ़ रहे थे, ये ग्रेटर हिमालय उत्तर में इसी सिंधु सांगपो सचर जोन से क्या है, अलग है, ठीक है ना, अलग है, इसको ध्यान दीजिएगा। फिर आगे आप बढ़ेंगे तो ग्रेटर हिमालय के बाद देखिए ऐसे संरचना है, पर्वतों का निर्माण जो वलित पर्वत होते हैं उनमें ऐसे देखिए इस संरचना होती है। मतलब वलित पर्वतों के निर्माण में क्या होता है, ये जो देखिए यहाँ जो नीचे वाला भाग, इसको अभिनति कहते हैं। क्या बोलते हैं, अभिनति। और ये जो ऊपर वाला भाग आप देख रहे हैं, इसको अपनति कहते हैं। क्या कहते हैं, अपनति। ये सिनक्लाइन, इसको अंग्रेजी में कहते हैं सिनक्लाइन, सिनक्लाइन कहते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं, इसको एंटीक्लाइन कहते हैं। तो इस प्रकार से उठा हुआ भाग आप देख रहे हैं, पर्वतीय जो आप शीर्ष देख रहे हैं, अपनति। अभिनति क्या है, वो घाटियों वाला भाग है। अभिनति क्या है, घाटियों वाला भाग है। तो जो घाटियों वाला भाग है, हमने कहा उसको अभिनति कहते हैं। क्या कहते हैं, सिनक्लाइन, अभिनति। उठा वाला जो है उसको अपनित कहते हैं। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, जो घाटी वाला भाग है, अब कहीं ना कहीं एक रेखा होगी, समझिएगा। जैसे आगे यहाँ भी आप देखेंगे, यहाँ एक रेखा यहाँ होगी, एक फॉल्ट लाइन, एक रेखा क्या है, यहाँ होगी, ठीक, और एक यहाँ भी होगी। तो जहां से आप देखिए, जैसे ये उत्थान हो रहा है, पर्वतों का उत्थान हो रहा है, तो वहां घाटियों में जहां से उत्थान हो रहा है, कह लीजिए पर्वतपदी जो क्षेत्र हैं, तो वहां से क्या होगा, जहां से जोर पड़ा, दबाव पड़ा, मलबे पर दबाव पड़ा, तो वहां एक देखिए भ्रंश रेखा या फॉल्ट लाइन बन जाएगी, ठीक। उसी को थ्रस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थ्रस्ट बोलते हैं, उसको थ्रस्ट बोलते हैं। तो ऐसे ही ग्रेटर और मिडिल हिमालय के बीच में एक थ्रस्ट है, ऐसे ही मिडिल और शिवालिक के बीच में एक थ्रस्ट है, और ऐसे ही शिवालिक और मैदानों को अलग करने वाला क्या है, एक थ्रस्ट है। तो थ्रस्ट का मतलब कि जहां से ये दबाव पड़ा प्लेट का, कह लीजिए जहां से दबाव पड़ा, ये संपीड़न बल ये उठा, यहां से ये दबाव इस पे ये मुख्यतः ये पड़ा, इधर उठा, और ये दबाव जो है यहाँ ये पड़ा। तो इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये आगे आप देखेंगे जो अभिनति में यानी घाटियों में ये थ्रस्ट वाले भाग हैं, ये क्या है, वहाँ चट्टाने
चूर चूर हैं, बहुत टूटी हुई हैं, क्योंकि धक्का था ना, वो लगा धक्का ऐसे, तब ये उठा, तो उससे चट्टानें टूटी हुई हैं और इसीलिए भूकंप प्रभावित क्षेत्र है। इसीलिए क्या है, वो भूकंप प्रभावित क्षेत्र हैं। इनको ध्यान दीजिएगा। अब देखिए जैसे इसमें क्या है, ये देखते जाइएगा, समझते जाइएगा। तो ये आप जो देख रहे हैं ग्रेटर हिमालय, ग्रेटर हिमालय और मिडिल हिमालय को अलग जो करता है, इसको आप देखिए MCT कहते हैं, MCT, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, ठीक है। मुख्य जो है, मुख्य मध्य, मेन सेंट्रल, मुख्य मध्य जो है थ्रस्ट, या आप देख कह लीजिए इसको जो है भ्रंश कह लीजिए, तो मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, MCT इसको कहते, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। ये ग्रेटर हिमालय और मिडिल हिमालय के बीच में, ठीक है। मिडिल हिमालय और शिवालिक के बीच में जो है, ये देखिए इसको बोलते हैं MBT, मेन बाउंड्री थ्रस्ट। क्या बोलते हैं, मेन बाउंड्री थ्रस्ट। और ये जो आप देख रहे हैं शिवालिक, या जिसको बाह्य हिमालय भी कहते हैं, ठीक है, जिसको बाह्य हिमालय, देखिए ये मिडिल हिमालय है, इसको मिडिल हिमालय, इसको लघु हिमालय भी कहेंगे, ठीक है। और ये जो शिवालिक, इसको बाह्य हिमालय, ये सबसे छोटी श्रृंखला है। तो इसको शिवालिक को, ये मैदान है आपका, ये अवसाद देखिए, अवसादी मैदान है, उत्तर भारत का अवसादी मैदान है ये, जिसका विभाजन हम लोग अलग से भी करेंगे। और ये जो है प्रायद्वीपीय पठारी भाग है, ये प्रायद्वीपीय पठारी भाग है। तो यहाँ शिवालिक को मैदान से ये देखिए जो अलग कर रहा है, इसको हम HFF कहते हैं, हिमालयन फ्रंटल फाल्ट, हिमालयी अग्रभ्रंश, हिमालयन फ्रंटल फाल्ट या हिमालयी अग्रभ्रंश का की संज्ञा देते हैं, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, इसको याद रखिएगा, कौन क्या किसको कहाँ से अलग कर रहा है, यही संरचना है। हिमालय का जो देखिए जो भी है, हिमालय का जो दक्षिणी ढाल है, भारत से आप चलेंगे तो पहले दक्षिणी ढाल मिलेगा। दक्षिणी ढाल क्या होगा, ज़्यादा खड़ा होगा, क्योंकि इधर से ही दबाव पड़ा है ज़्यादा, ठीक है। तो हिमालय का दक्षिणी ढाल जो है ज़्यादा स्टीप स्लोप होगा, ज़्यादा खड़ा ढाल होगा। हिमालय का दक्षिणी ढाल जो है वो ज़्यादा खड़ा ढाल होगा। और ये भी याद रखिएगा कि जो दक्षिणी ढाल है वही कैसा है, सूर्याभिमुख ढाल है, यानी दक्षिणी ढाल पर ही क्या है, सूर्य की किरणें सीधी पड़ेंगी। सूर्य की किरणें जिस पर नहीं पड़ेंगी अपोजिट होगा, यानी जो चाइना की तरफ, तिब्बत की तरफ वाला जो ढाल होगा वो क्या होगा, सूर्याभिमुख होगा, सूर्याभिमुख ढाल होगा। और हमने कहा भारत की तरफ से जो दक्षिणी ढाल है वो सूर्याभिमुख होगा, दक्षिणी ज़्यादा तीव्र होगा, याद रखिएगा। उत्तरी ढाल क्या होगा, जो उत्तरी ढाल होगा वो क्या होगा, वो कम तीव्र होगा, इसको भी याद रखिएगा। तो ज़्यादा प्रकाश और ज़्यादा वर्षा कहाँ होगी, इधर की तरफ से, मतलब अगर आप समझें ये इधर भारत है, ठीक है, इसको उत्तर मान लें, ये दक्षिण इधर, तो इधर से आप आएंगे तो दक्षिणी ढाल से, जैसे ऐसे मानसून जब आएगा या वर्षा अधिकतर क्या है, दक्षिणी ढालों पर होगी। तो वर्षा भी दक्षिणी ढालों पर ज़्यादा हो रही है, प्रकाश भी, या सूर्य का जो प्रकाश है वो भी आप कह लीजिए क्या है, वो भी दक्षिणी ढालों पर ही ज़्यादा है। तो ज़्यादा वनस्पतियाँ कहाँ होंगी, दक्षिणी ढालों पर ही वनस्पतियाँ ज़्यादा होंगी। छोटी छोटी बातें ध्यान में रखिएगा, ज़्यादा वनस्पतियाँ दक्षिणी ढालों पर ही क्या है, होंगी, ये भी याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए ट्रांस हिमालय को अभी हम लोग देखेंगे, पहले इसको आप देख लीजिए। तो ये आप देख रहे हैं, अब मिडिल हिमालय को आप देख रहे हैं, जो ये मिडिल हिमालय, मिडिल हिमालय और ग्रेटर हिमालय के बीच में, मिडिल हिमालय और ग्रेटर हिमालय के बीच में आप देखिए, ठीक है, मिडिल हिमालय और ग्रेटर हिमालय के बीच में कई महत्वपूर्ण जो है आपको, ठीक है, जैसे जो घाटी है, या कश्मीर घाटी आप कहते हैं, कश्मीर घाटी, तो वो भी क्या है, मिडिल और ग्रेटर के बीच में है। कश्मीर घाटी क्या बोलते हैं उसको, कश्मीर घाटी, तो वो भी है, बहुत महत्वपूर्ण है। करेवा का निक्षेप है उसमें, कश्मीर घाटी में करेवा। प्लिस्टोसीन काल में, प्लिस्टोसीन, अभी चल रहा है क्या, होलोसीन, अभी क्या चल रहा है, होलोसीन। ध्यान रखिएगा, बहुत प्राचीन से लेकर नवीनतम तक विभाजन है, ठीक है, अलग अलग। तो अभी जो चल रहा है इसको हम क्या कहते हैं, होलोसीन। क्या कह रहे हैं, होलोसीन। इससे पहले क्या था, प्लिस्टोसीन। तो प्लिस्टोसीन काल में जो निक्षेप हुआ था कहाँ, कश्मीर घाटी में, उसको करेवा कहते हैं। और वो किसके लिए, वो केसर के लिए क्या है, बहुत ही क्या है, महत्वपूर्ण है, बहुत उत्पादक जो है भूमि है, ठीक है, याद रखिएगा। उसके अलावा आप देखिए और जो महत्वपूर्ण कुछ हैं उसमें आप जैसे देखिए, जो कुल्लू घाटी है, कांगड़ा घाटी, कुल्लू कांगड़ा, वो भी क्या है, उसी के मध्य पाई जाएगी। तो उसको भी आपको समझना है, ये हिमाचल प्रदेश में है। तो ये महत्वपूर्ण कुछ घाटियाँ इसमें हैं, ठीक है। वैसे ही आगे अभी हम लोग देखेंगे तो मिडिल और शिवालिक के बीच में कई महत्वपूर्ण घाटियाँ मिलेंगी, मिडिल और शिवालिक के बीच में कई महत्वपूर्ण क्या है, घाटियाँ मिलेंगी, उनको भी हम लोग देखेंगे। अब इसमें पहले देख लेते हैं जो मिडिल हिमालय है, इसके बारे में थोड़ा सा आप देख लीजिए।
मिडिल हिमालय। अब देखिए यहां जो मिडिल हिमालय है, तो जो मध्य हिमालय है वो आप देखिए कॉन्टिन्यूअस नहीं है, वो देखिए वो ग्रेटर हिमालय की तरह कॉन्टिन्यूअस नहीं, वो देखिए कई टुकड़े में, देखिए इधर कश्मीर में जैसे देखिए पीर पंजाल, फिर इधर देखिए आप धौलाधर, ठीक है, इधर क्या है धौलाधर, इधर आप चलिए आगे बढ़ते जाइएगा तो जैसे से आप आगे बढ़ेंगे वैसे इधर देखिए ये आगे तक ये पूरा का पूरा ये एरिया महाभारत सीरीज, ठीक है, महाभारत सीरीज, कौन सा महाभारत, तो पीर पंजाल मतलब ये जो मिडिल हिमालय है, मध्य हिमालय, मध्य हिमालय या हम इसको लघु हिमालय भी कहते हैं, इसमें क्या है ये सतत नहीं है, ये क्या है सतत नहीं है, कॉन्टिन्यूअस नहीं है, हिमालय की तरह कॉन्टिन्यूअस नहीं, ये टूटा है, कई सारी श्रेणियों में टूटा है, किसमें कई सारी क्या है, कई सारी श्रेणियों में क्या है ये टूटा है, ठीक है ना, कई सारी श्रेणियों में टूटा है। तो इसमें हमने कहा जैसे आप यहां देख रहे होंगे, इसको हम शार्ट में लिखेंगे पीपी यानी पीर पंजाल, जम्मू कश्मीर में आप देखिए पीर पंजाल, यहां आप देखिए आइए तो ये क्या है धौलाधर, डीडी यानी धौलाधर आपका ये जो हिमाचल वाला पोर्शन है, ठीक है। आप आइए आगे बढ़ते आइए, यहाँ जो है यहाँ हिमालय ये वाला जो आपका नेपाल वाला भाग है, इसमें इसको महाभारत श्रेणी कहते हैं, महाभारत श्रेणी कहते हैं, महाभारत श्रेणी कहते हैं। और इधर आप आगे की तरफ आएंगे तो ध्यान दीजिएगा, इधर जब इधर आप अरुणाचल की तरफ आएंगे, अब इसमें देखिए अरुणाचल की तरफ आपको मिलेंगी कई सारे जैसे डाफला, मिरी, अबोर, मिसमी। अब आपको किताबों में कई जगह आपको किताबों में पाएंगे कि वो शिवालिक हिमालय का भाग है, लेकिन वास्तव में आप देखिए कि वो जो है जो श्रेणियां हैं वो किसका भाग है, वो मिडिल का भाग है। शिवालिक यहाँ क्या है इस एरिया में, ध्यान से समझिएगा, इसको जो बात बता रहे हैं उसको ध्यान से देखिएगा। हमने कहा कि ये जो आपका मध्य हिमालय है वो जो है ग्रेटर हिमालय की तरह कॉन्टिन्यूअस नहीं, कई भागों में टूटा हुआ है। हमने प्रमुख भागों को बताया कि इसमें कश्मीर में आप देखिए पीर पंजाल जिसको आप श्रेणी कहते हैं, इसके बाद फिर इधर आपका देखिए धौलाधर श्रेणी है हिमाचल में, उसी में आप देखेंगे कि महाभारत श्रेणी के नाम से इसको नेपाल में जाना जाता है। और आगे जब आप इधर देखेंगे तो डाफला, मिरी, अबोर, मिसमी, अब आप देखेंगे किताबों में डाफला, मिरी, अबोर, मिसमी को क्या कहा गया है कि ये ठीक है शिवालिक का भाग माना गया, लेकिन वहां शिवालिक मिडिल के साथ मिक्स हो गया। इस पर्टिकुलर पोर्शन में ध्यान दीजिएगा, चूंकि पूर्वी भाग में दबाव ज़्यादा था यहाँ, तो इसलिए इस भाग में आप कहेंगे कि जो शिवालिक है एकदम निचली श्रृंखला वो बहुत ज़्यादा स्पष्ट नहीं है और वो मिडिल के साथ क्या है मिक्स हो गई है। तो इसलिए डाफला, मिरी, अबोर, मिसमी इस क्षेत्र की जो पहाड़ियाँ हैं वो मिडिल का ही भाग हैं, लेकिन उसमें हमने कहा शिवालिक से मिल गई हैं, तो कई बार किताबों में आप उसको शिवालिक का जो है हिस्सा भी देखते हैं, तो उसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ आप देखिए ये जो आपका मध्य हिमालय है, इसकी औसत ऊंचाई जो है, इसकी जो औसत ऊंचाई है वो है आपका एक बराबर नहीं, अलग अलग जगह पे इसको औसतन आप कहिए 3700 से 4500 मीटर के बीच। तो औसत जो एवरेज हाइट है वो घट गई ग्रेटर हिमालय की तुलना में, ये करीब 3700 से 4500 मीटर के बीच है। लेकिन ठीक है, लेकिन जब आप देखिए इसका समझिए दूसरी तरह, लेकिन जब हम बात करते हैं औसत चौड़ाई की, जब हम बात करते हैं औसत चौड़ाई की, जब बात करते हैं तो ये चौड़ाई क्या होगा, जाहिर सी बात है, देखिए जब अगर ऊंचाई ज्यादा होगी तो ध्यान रखिएगा, जब ऊंचाई ज्यादा होगी तो मतलब क्या होगा, मलबा ज्यादा था, दबाव ज्यादा था, ऊंचाई ज्यादा होगी तो चौड़ाई कम हो गई। जैसे ग्रेटर में आपने देखा औसत ऊंचाई 6100 मीटर, तो चौड़ाई कितनी रह गई 25 किलोमीटर। यहां आप देखेंगे इसमें कि जो औसत ऊंचाई है वो 3700 से 4500 मीटर है, तो यहाँ चौड़ाई थोड़ी ज़्यादा होगी। यहाँ आप देखेंगे चौड़ाई जो है वो 50 to 80 किलोमीटर एवरेज जो है आपका चौड़ाई जो है इसकी मिडिल हिमालय की, जो कि हमने कहा कई सारे पार्ट में बटी हुई है, ठीक, कहाँ से, इधर आपका यहाँ पूरा जम्मू कश्मीर से लेकर और इधर जो है पूर्वोत्तर में अरुणाचल प्रदेश तक कई सारे हमने कहा छोटी छोटी श्रृंखलाओं में
छोटी छोटी श्रृंखलाओं में जो है बटा हुआ है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान दीजिएगा, बटा